नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल और हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं सच के साथ। हमारी कोशिश होती है कि ग्राउंड जीरो पर जुड़े हमारे तमाम रिपोर्टर्स और आपको खबर के हर पहलू से करवाएं रूबरू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच में। तो बात होगी बुलेट ट्रेन की, बुलेट स्पीड में, क्योंकि अब ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि साकार होने के लिए तैयार है। टिकट कटाने की तारीख भी बता दी गई है। इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। वहीं आपको लिए चलेंगे इसके बाद पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जहां हिंदू अनसेफ हैं। फिर वहां जानलेवा हमला हुआ है, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और यूनिट सरकार पर उठ रहे हैं कई सवाल। इस पर भी करेंगे बात। वहीं खाड़ी देश ईरान में क्यों महंगाई से परेशान है वहां की आम जनता और सत्ता का विरोध खुलेआम सरेआम किया जा रहा है। इस पर भी होगी विस्तार से बात। और कैसे आईएफजे की फाइनल किल्ड लिस्ट में वो कौन से नाम हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम बुलेट ट्रेन से जुड़ी इस खबर को लेकर। अगले साल का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसी अवसर की अगर बात की जाए तो बुलेट ट्रेन की सवारी करने के लिए आप अभी से टिकट खरीद लीजिए। जी हाँ, देश में बुलेट ट्रेन चलाने का सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के पहले दिन देशवासियों को ये बड़ी खुशखबरी दी। इस तारीख की घोषणा की गई और बताया गया कि 15 अगस्त 2027 से देश में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। पहले चरण में सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर दूरी पर यह ट्रेन चलाई जाएगी। तो भारत की बुलेट ट्रेन जब से दौड़ने वाली है उस तारीख की घोषणा हुई है और ये रफ्तार रोमांच का एक अनूठा संगम है जो हम देख पाएंगे। और ये साकार होता हुआ सपना देश का अपना सपना है, क्योंकि तमाम जो उसमें खलपुर्जे हैं वो मेड इन इंडिया हैं। तो ऐसे में भारतीय रेलवे के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो एक नया अध्याय कैसे जुड़ा है ये आपको बताएं। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह जब हम न्यूज पंच का शो कर रहे थे, आपने देखा ही होगा कि रेल भवन से पालघर में आयोजित हाई स्पीड टनल ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में वो वर्चुअली शामिल हुए। तो 508 किलोमीटर की लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में ये एक बड़ी प्रगति है, उल्लेखनीय प्रगति है, जहां 27 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग निर्माण में 21 किलोमीटर जो अंडर, अगर हम बात करें अर्थ यानी भूमिगत, और 6.4 किलोमीटर जो सतही सुरंग है जो ऊपर सरफेस पर काम करती है, उसका काम जारी है। महाराष्ट्र में कुल 7 जो पर्वतीय सुरंगें हैं, यानी कि जब हम इसे बात करते हैं माउंटेन टनल्स, उसमें पालघर स्थित एमटीएस जो है वो 1.48 किलोमीटर लंबा ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया गया। और ये इस श्रृंखला की जो 7 टनल्स हैं, इस श्रृंखला की सबसे लंबी सुरंग मानी गई है। और इससे पहले थाने बीकेसी के बीच लगभग 5 किलोमीटर की पहली भूमिगत सुरंग जो थी वो सितंबर 2025 में पूरी कर ली गई। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कार्यक्रम को संबोधित किया और माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू को बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि बताया। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमेशा ही क्वालिटी और तकनीक के नए मानक स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन मध्यम वर्ग की सवारी बनेगी। आइए आपको सुनवाते हैं। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो रेलवे के इतिहास का नया स्वर्णिम अध्याय है। आखिरकार ये स्वर्णिम अध्याय क्यों है, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो वो डेट 15 अगस्त 2027, इसे आप नोट कर लीजिए, जहां अब आप बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, तो इसकी टिकट कटेगी और सूरत वापी के बीच ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अब 2 घंटों का
आपका जो समय है उसमें आप पता है कितने किलोमीटर का सफर कर पाएंगे? 500 से ज्यादा किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटों में तय कर पाएंगे। इसीलिए इसे बुलेट स्पीड कहा जाता है। अहमदाबाद मुंबई के बीच करीबन 12 स्टेशन आएंगे। 17 जो नदी के पुल हैं वो बनकर तैयार है, यानी मिशन मोड में लगातार काम जारी है। ओवरनाइट सफर के लिए इस बुलेट ट्रेन को बहुत सटीक माना गया है और निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल पाएगी। कुछ और बातों को समझते हैं कि आखिरकार जब आप बुलेट ट्रेन का नाम लेते हैं, जहन में एक सरपट दौड़ती हुई ट्रेन की तस्वीर कहीं ना कहीं आती है। तो ये बुलेट ट्रेन आखिरकार खास क्यों है, आइए आपको बताते हैं। तो पहला, बेजोड़ रफ्तार, जिसका जिक्र हमने किया। 500 किलोमीटर के सफर को आप लगभग 2 घंटे में तय कर पाएंगे। यहाँ से अगर आप गुड़गांव जाएंगे तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं। अत्याधुनिक सुरक्षा, क्योंकि इसे इंटेलिजेंट ट्रेन माना गया है। ड्राइवर की गलती भी होगी तो यात्रियों को वो आगाह करेगी सिस्टम्स के जरिए और सुरक्षित हो पाएंगे। समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एलिवेटेड जो वॉइडक्ट्स हैं यानी कि पुल हैं, तो जमीन का कम इस्तेमाल है, इसीलिए उस पर दौड़ना और ज्यादा सक्षम और सुरक्षित। आर्थिक और पर्यावरण लाभ भी इस ट्रेन से मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि कैसे व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे अहम पॉइंट तो यह है कि आपकी यात्रा का अनुभव आरामदायक। अब वो आरामदायक इसलिए है क्योंकि ये विश्व स्तरीय सुविधाएं आपको बुलेट ट्रेन में मिलती हुई नजर आएंगी, जिसमें सेंसर से जुड़े हुए दरवाजे और भी कई खासियत है जिस पर हम चर्चा करेंगे। निशांत राय इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और निशांत से पहले आइए रुक करते हैं हम शिशिर शेलार का सबसे पहले, क्योंकि पालघर का ये टनल है जिसको आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया गया। शिशिर, बुलेट ट्रेन की बुलेट स्पीड लगातार चरणबद्ध तरीके से उसमें काम हो रहा है। ऐसे में भारत देश की जब बात करते हैं तो रेल भारत की धड़कन है, ऐसे में बुलेट दिल बनने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल आंचल, देखिए आपने समयबद्ध तरीके से कहा कि इस प्रोजेक्ट का जो है पूरी तरह से काम किया जा रहा है। समयबद्ध किस तरीके से उदाहरण देना चाहूँगा। आज जब हम बात करें तो इस पूरे रेल प्रोजेक्ट की खासतौर पर एक महत्वपूर्ण इसमें अचीवमेंट ये भी रही कि सबसे लंबी जो पर्वतीय सुरंग है उसका ब्रेक थ्रू आज किया गया, जो कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 7 ऐसी सुरंग है और गुजरात में वलसाड के पास अगर देखा जाए तो एक सुरंग है। ऐसे तकरीबन 8 ये पर्वतीय जो सुरंगें होगी जहां से ये ट्रेन होकर गुजरेगी। हालांकि जो आज का ब्रेक थ्रू है वो महज 18 महीनों में कंप्लीट किया गया, मतलब दोनों तरफ से इस सुरंग पर काम शुरू कर दिया गया था और महज 18 महीनों में जो है इस सुरंग को पूरी तरीके से अब बना लिया गया। हालांकि उसके अंदर जो है अब पटरियां बिछी जाएंगी और उसके बाद जो है काम शुरू होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि रफ्तार किस प्रकार से, और इसीलिए आज जब अश्विनी वैष्णव जी ने एक टारगेट दिया कि 15 अगस्त जो है 2027 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी जो फर्स्ट फेज है, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फेज आउट करने का प्लान जो है बनाया गया है। हालांकि पहला जो फेज होगा उसमें 100 किलोमीटर जो ट्रेन चलेगी, लेकिन उसमें और एक बात आंचल बताना चाहूंगा, कठिनाइयां क्या क्या है। हालांकि जब बुलेट ट्रेन अगर देखा जाए, इसकी टोपोग्राफी अगर देखी जाए, हालांकि जहां से गुजरती है, फिर चाहे वहां पर पहाड़ है, जहां पे सह्याद्री के पहाड़ है, वहीं अगर देखा जाए दूसरी ओर यहाँ पर समुद्र है, अरेबियन सी है, जहां से नीचे से होकर ये गुजरेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर में जो है पूरी तरीके से अंडरग्राउंड जो है ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग मार्वल भी होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वक्त जरूर लगता है, लेकिन इसके बावजूद सेफ्टी पर जरा भी जो है यहाँ पर कोताही नहीं बरती गई है। आज हालांकि कुछ इंजीनियर्स यहाँ पर थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने ये कहा कि ये जो आज की जो टनल की हम बात करें जिसका ब्रेक थ्रू हुआ है, तक जहां उस टनल के नीचे हम खड़े थे उसके ऊपर अगर देखा जाए तकरीबन 170 मीटर पहाड़ का भार जो है उस टनल पर। आप समझ सकते हैं कि कितना एक चैलेंजिंग रहा होगा। एक बड़ा पर्वत है, उसके नीचे से हालांकि ये सुरंग बनाई गई है। वैसे ही अगर देखा जाए मुंबई के पास अगर देखा जाए कल्याण शिलफाटा में तकरीबन 5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई है, जो कि न सिर्फ जमीन से बल्कि समुद्र के नीचे से भी जाती है। तो ऐसे में कई ऐसे चैलेंजेस है इस बुलेट ट्रेन के लिए। इसके बावजूद जो इंजीनियरिंग हम कह रहे हैं कि मार्वलस है, जिसमें भारतीय जो इंजीनियर्स है उनकी तकनीक शामिल है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार की विल पावर इस वक्त है, ये प्रोजेक्ट जो है तयशुदा समय में पूरा करने का पूरा प्रयास सरकार का है। बिल्कुल, अगर आपकी नीयत सच्ची है तो नीतियां अपने आप पटरी पर दौड़ती हैं। ये बानगी देख पाएंगे हम जिस तरह से बुलेट ट्रेन चरणबद्ध तरीके से अपने गंतव्य की तरफ बढ़ती हुई, और अगले साल उम्मीद करते हैं कि तमाम देशवासी जो बुलेट ट्रेन के बारे में सिर्फ सोचते थे वो सिर्फ धरातल पर दौड़ते हुए देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आइए आपको ये चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स की तरफ। देशवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं।
ये प्रेस वार्ता आज जो हम करने जा रहे हैं, ये खासकर एक अहम बिंदु जो पूरे देश में भ्रम की तरह फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार भारत में चुनाव हारते हैं और उसके बाद एक शगुफा छोड़ते हैं, भ्रम की राजनीति करते हैं और कहते हैं वोट चोरी। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं किस तरह से जंगल राज पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तत्वाधान में फल फूल रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतित करने वाली बात है, भारत के नागरिक और पश्चिम बंगाल के हमारे भाई बहन सब व्यथित हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है कि संविधान का पालन करेंगे, वो भारत के गृह मंत्री को धमकी देता है और दो बातें कहता है। पहला, अगर मैं ना चाहूं तो भारत के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकते हैं। आप सोचिए, संविधान की मूल भावना अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हर नागरिक स्वतंत्र है, पूरे भारत में वो कहीं भी जा सकता है। हर 1 इंच भूमि जो भारत की है उस पे हक हर भारतीय का है। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है वो धमकी देती है आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को कि अगर मैं चाहूं तो भारत का गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में घुस नहीं सकता है। और फिर यही नहीं रुकता है, धमकी आगे बढ़ती है और कहती है अगर मैं चाहूं तो वो होटल के कमरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। मतलब अगर कोई नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करके जनता से संवाद करने, संपर्क करने जाना चाहता है, देश के गृह मंत्री जी जाना चाहते हैं, तो आप उनको धमकी दे रही हैं। ये धमकी क्या है? उनकी जान की बात कर रही हैं आप। ममता बनर्जी जी, हम जानना चाहेंगे आपसे। और इसीलिए जंगल राज, महाजंगल राज, गुंडा राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता बनर्जी जैसा होता है। जहां पे ममता बनर्जी को लगता है रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं वो तो उनका वोट बैंक है, उनके साथ तो ममता बनर्जी रिश्ता बनाए रखना चाहती हैं, लेकिन भारत के गृह मंत्री जी के लिए अपशब्द कहती हैं। और बात जब पश्चिम बंगाल की कर रहे हैं, और मैंने बात करी वोट चोरी का जो बेबुनियाद आरोप राहुल गांधी कई बार लगाते हैं चुनाव हारने के बाद, तो अब जरा जो मैं वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूं इस पे ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है जितने राजनीतिक दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वंशवाद से जो प्रेरणा लेते हैं, जो भ्रष्टाचारी थे, सब एक साथ आए थे। नाम दिया था इंडी अलायंस। इंडी अलायंस। जनता ने कहा ये घमंडिया हैं, ये महाठगबंधन है, चुनाव हरवा दिया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। क्या कहते हैं?
वो कहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं करती है, वोट डकैती करती है। मैं पुनः कहूंगा, राहुल गांधी तो वोट चोरी के बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। अब इंडी अलायंस उनके ही साथी टीएमसी ममता बनर्जी, वो भी देश हित में कोई कार्य हो तो उससे नफरत करते हैं। कांग्रेस भी ऐसा ही करती है। दोनों में एक समानता और थी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पानी पी पी कर कोसना, अब शब्द कहना। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, इन बंगाल टीएमसी डजंट जस्ट स्टील वोट्स, इट कमिट्स वोट डेकॉइटी। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती होती है। अच्छा, तो अगर वोट डकैती ममता बनर्जी जी करती हैं, और हम तो कह ही रहे हैं जंगल राज है, तो ये इंडी अलायंस आपस में क्यों चुनाव साथ लड़ रहा था? और इस पे यहां नहीं रुकते हैं अधीर रंजन चौधरी जी, इससे आगे बढ़ते और कहते हैं, ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर इन बंगाल। अब चिंता हो रही है। एसआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है, जनता उसका स्वागत कर रही है। एसआईआर सुनिश्चित करता है कि नागरिक जो 18 साल से ऊपर है वो वोट दे और घुसपैठिया एक वोट ना दे। तो दर्द होता है राहुल गांधी को। अब लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कह रहे हैं ममता बनर्जी विल नॉट अलाउ एसआईआर। ये दूसरी बात हो गई। और साथ में फिर कहते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने धमकी दी है कि अगर एसआईआर हुआ तो खून की नदियां बहा देंगे ये लोग। और विरोधी दल हो सकता है, नेता दूसरे दल का हो सकता है, लेकिन जो बात वो उजागर कर रहे हैं उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसका सारांश लब्बो लवाब यही है कि एसआईआर कानूनी प्रक्रिया है, वोट चोरी नहीं वोट डकैती कहीं हो रही है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी कर रही हैं। और जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं गृह मंत्री जी को, नागरिकों को, वो दिखाता है कि कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इस मुद्दे पे मैं इतना ही कहूंगा, आज ममता बनर्जी जी की क्या पहचान है? आज ममता बनर्जी पर्याय हैं एक ध्वस्त कानून व्यवस्था का। ये वो मुख्यमंत्री है जो कहती है मां माटी मानुष और देती है गुंडा राज, संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल रेप एंड मर्डर, मुर्शिदाबाद, सांप्रदायिक हिंसा, हाथ काटने की धमकी टीएमसी वाले देते हैं। वो बताते हैं कि भगवान राम जो हमारे इष्ट हैं वो मुसलमान थे। दूसरा, उनकी पहचान है हिंदुओं से नफरत करो, और अगर घुसपैठिया मुसलमान हो तो उसको आगे बढ़ाओ, कानून तोड़ना पड़े उसे शरण देने के लिए तो वो करो। तीसरा, ये जो घुसपैठिए हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसपे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ठोस कदम उठाए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और ये ठान लिया है कि ये हमारा देश है, कोई धर्मशाला नहीं है, एक घुसपैठिया यहां नहीं रहेगा। इस पे टीएमसी, कांग्रेस पार्टी समर्थन करना तो दूर, उनका स्टैंड क्या है ये बताने से डरती है। आप सोचिए, दीमक की तरह ये पार्टियां जिनको जनता ने सेवा करने का अवसर भी दिया,
हमारे ही देश को खाना चाहती हैं। यह चिंताजनक है। और सबसे बड़ी पहचान ममता बनर्जी की है भ्रष्टाचार। चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो पार्था चैटर्जी हो, तमाम टीएमसी के नेता हैं। अपना सिंडिकेट, अपनी कमीशन खोरी, यह पहचान ममता बनर्जी की बन गई है, केवल वसूली करना। और इसीलिए आज हर पश्चिम बंगाल का जो भाई बहन हमारा है, उसे यकीन है कि इस साल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ममता बनर्जी को बहुत दूर भगाएंगे। ममता बनर्जी ने यह हक खो दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहें। और साथ में यह कहना गलत नहीं होगा, एक घबराई सी, एक डरी हुई, एक मायूस ममता बनर्जी सांप्रदायिक बयान भी दे रही हैं और धमकियां भी दे रही हैं, जो उनकी निराशा को स्पष्ट करता है। और मैं आपके समक्ष यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि वोट डकैती जो कहा जा रहा है, यह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब पंचायत चुनाव थे पश्चिम बंगाल में, तो करीब 1/3 33% के आसपास पर्चे भी नहीं दाखिल हो पाए थे। कैंडिडेट्स कुड नॉट फाइल देयर नॉमिनेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी करी थी कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज आ गया है। और ये देखिए एक खबर, बंगाल पंचायत चुनाव में गणतंत्र का जोर, बैलेट जले, बूथ लूटे, 12 मौतें। ये एक खबर है। उसके बाद डे आफ्टर वायलेंस हिट बंगाल, रीपोलिंग ऑर्डर्ड इन 700 बूथ्स। ये कौन सा लोकतंत्र है जहां वोट रोहिंग्या देंगे, भारतीय नागरिक को डराया जाएगा अगर वो हिंदू होगा, वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल करने देंगे। तो ये चिंताजनक भी है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इस तरह के मनमानी करना और कानून को ध्वस्त करके राजनीति करना, इसका विरोध करेगी। इसी के साथ एक और मुद्दा, क्योंकि बात हो रही है वोट डकैती की और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से विदेश चले गए हैं। ये पार्ट टाइम नेता केवल भारत में तब आता है जब अराजकता फैलानी होती है, उसके बाद जाता है विदेशी भूमि पर और जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे भेंट करके भारत को कमजोर करने का ये प्रयास करते हैं। लेकिन भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा। राहुल गांधी जैसे 100 भी आ जाएं नकारात्मक राजनीति और ऊर्जा देने के लिए, तो भी भारत की प्रगति को रोक नहीं पाएंगे। और अभी केएपी सर्वे ये प्रकाशित किया है। ये सर्वे क्या है मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, ये रिपोर्ट का ही एक पृष्ठ है। कर्नाटका मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। राहुल गांधी जी कहते हैं वोट चोरी हो गई। पहला सवाल तो यही है, अगर निर्वाचन आयोग में आपकी आस्था नहीं है, वोट चोरी होती है, तो कर्नाटका में आपकी सरकार कैसे बनी है? राहुल गांधी जी, ये पूरा देश जानना चाहता है। और दूसरी बात, अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है, ये क्या कहती है मैं बता देता हूं।
इस रिपोर्ट में जो हमारे नागरिक भाई बहन है कर्नाटका में, उनका सर्वे किया गया। करीब 5100 रिस्पोंडेंट थे, 102 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर की गई। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो थे वो बेंगलुरु, बेलागवी, कालबुर्गी और मैसूरू, ये 4 क्षेत्र। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, आप भी कहेंगे कि आईना लेके राहुल गांधी के सामने खड़े होने हम पत्रकार जा रहे हैं। कर्नाटका की सरकार और रिपोर्ट कहती है 84.55%, करीब 85% जो जनता है जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा कि हमें चुनावी प्रक्रिया पर, निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ in the election commission, in the process of elections which are fair and they provide a level playing field to all. 84.55% to be precise. 83.61% of the participants also expressed their confidence in EVMs. 83.61%, 84%. 84% जो हमारे नागरिक हैं जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण विश्वास है ईवीएम पर। अब बताइए, ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार, 85-86% जो नागरिक है वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। तो फिर ये राहुल गांधी हर बार कौन सा षड्यंत्र कर रहे हैं? बिना तथ्य, बिना प्रमाण आरोप लगाते हैं। और स्वयं मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए, अगर इनको जोड़ के भी देखा जाए, ये नेता प्रतिपक्ष की आज विश्वसनीयता है। उन्हीं के पार्टी के लीडर वोट डकैती ममता बनर्जी के लिए कहते हैं कि डराती हैं, धमकाती हैं, और साथ में कर्नाटका की सरकार ये रिपोर्ट निकालती है जिसमें हर नागरिक का ये मानना है, करीब करीब 85-86%, कि जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं और इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। और इसके साथ कर्नाटका में कांग्रेस ही चुनाव जीती और उन्हीं की सरकार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आज भारत में 2 विचारधारा हैं। एक विचारधारा है श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कि भारत को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है, विश्व बंधु है भारत, उसे और मजबूत करेंगे। और जो नागरिक हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े ही नहीं हैं, बल्कि योगदान दे रहे हैं। दूसरी विचारधारा है नकारात्मक, हर संवैधानिक संस्था को गलत कहना, गाली देना, अपशब्द कहना, बिना प्रमाण के कहना। यह दूसरी विचारधारा राहुल गांधी को प्रेरित करती है कि वो विदेशी धरती पे जाएं, भारत के दुश्मनों को खोजें और उसके बाद उनको एक्टिवेट करें कि वो भारत को कमजोर करें, ऐसे बयान दे जिससे भारत की छवि धूमिल हो। और इस पे राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, विश्वास है हमें, बहुत जल्द जो सकारात्मक राजनीति की ऊर्जा है, जो इसका उजाला है, ये जो अंधेरी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, विषैली राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ेगी और यह अंधेरा पूर्णतः खत्म होगा। और साथ में जो भारतीय राजनीति के भस्मासुर हैं राहुल गांधी जी, उनकी नकारात्मक राजनीति का भी अंत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुन रहे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां गौरव भाटिया जो प्रवक्ता हैं वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह की नकारात्मक राजनीति ममता बनर्जी करती हैं और देश को इस तरह की राजनीति की ज़रूरत नहीं, जहां वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी की जो विवादास्पद बयानबाजी होती है जिसमें सत्य और तथ्य की हमेशा से कमी होती हुई नजर आई है। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।